नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जियोस्फीयर एकेडमी पर, जहां भूगोल बनता है और भी दिलचस्प और आसान। हम लोग एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित प्रश्न सीरीज पर अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इसका प्रारंभ भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा भूआकृति विज्ञान से होगी। इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम 10 से 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज के माध्यम से प्रश्नों को हल करने के साथ साथ अन्य विकल्पों एवं भूगोल के कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला के माध्यम से कराए गए प्रश्नों को हल करने से मेरा मानना है कि इससे न केवल आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपितु असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में भी आप बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित अंतः हिमनद कालों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट है ऊर्म, सेकेंड ऑप्शन है रीस, तीसरा है मिंडल, चौथा है गुंज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गुंज। गुंज के बाद मिंडल, मिंडल के बाद रीस, उसके बाद ऊर्म। वास्तव में प्लेस्टोसीन काल को महान हिमयुग कहा जाता है। इससे यूरोप में 4 क्रमिक अंतरा हिमयुग की बात की जाती है। अंतरा हिमयुग का मतलब होता है कि यदि 2 हिमनद कालों के बीच तापमान बढ़ जाता है तो इसे अंतः हिमनद काल या अंतर हिमनद काल कहा जाता है। इनमें से मिंडल और रिस के मध्य अंतर हिमकाल सर्वाधिक लंबी अवधि का था। मिंडल और रिस, इसके मध्य जो अंतर हिमनद काल था वो सबसे लंबा था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किनके मध्य अंतर हिमनद काल सर्वाधिक लंबा था। तो उत्तर क्या होगा हमारा, मिंडल और रिस। अब इसको याद करने का सही तरीका ये है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर इसको हम लिखते हैं तो सबसे पहले आता है गुंज, गुंज के बाद मिंडल, मिंडल के बाद रिस, रिस के बाद ऊर्म। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले गुंज आएगा, फिर मिंडल आएगा, फिर रिस आएगा, फिर ऊर्म आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन है ए यंग, सेकेंड ऑप्शन है ए एन स्ट्रॉलर, थर्ड है डब्ल्यू पेंक, फोर्थ है एल सी किंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यू पेंक। डब्ल्यू पेंक ने डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत की आलोचना की एवं एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे ढाल प्रतिस्थापन मॉडल कहा जाता है। पेंक के अनुसार भू उत्थान का काल काफी लंबा है एवं भू उत्थान के साथ ही अपरदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है जी के गिलबर्ट, सेकंड है जेम्स हटन, थर्ड है डब्ल्यू एच डेविस, फोर्थ है वाल्टर पेंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स हटन। 18वीं सदी में भूगोल में आकस्मिकतावाद को नकार दिया जाता है एवं स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन के साथ एकरूपतावाद का उदय होता है। उन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है, न आदि का पता है न अंत का भविष्य जैसी मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। आगे चलकर हटन के 2 प्रमुख शिष्य थे, जॉन प्लेफेयर और सर चार्ल्स लेयल। ने निरुक्तावाद की संकल्पना का विस्तारण किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा जेम्स हटन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित उच्चावच लक्षणों को उनके उद्गम कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन वास्चेज पर्वत, सेकंड स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, थर्ड
साइबेरियन सिल्ट। फोर्थ है एटलस पर्वत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सबसे पहले साइबेरियन सिल्ट का निर्माण होता है, उसके बाद फिर स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि का निर्माण होता है, इसके बाद वास्चेज पर्वत और सबसे लास्ट में एटलस पर्वत। वास्तव में जो साइबेरियन सिल्ट है, सिल्ट का मतलब होता है कठोर पठारी भाग, कठोर पठारी भाग। और सिल्ट का निर्माण जो हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। दूसरा स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि। स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि जो है स्कैंडिनेविया के अंतर्गत आता है। आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिनलैंड, आइसलैंड, तथा फैरो द्वीप, इन सभी को अगर मिला लिया जाता है तो इसे नॉर्डिक देश भी कहते हैं। इसका निर्माण ऑर्डोविशियन काल में कैलिडोनियन पर्वत के भू हलचलों के फलस्वरूप हुआ। इसके बाद हर्सिनियन पर्वतीकरण के फलस्वरूप वास्चेज पर्वत का निर्माण होता है। इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट के आपस में अभिसरण के फलस्वरूप होता है। इसी के समान, इसी के कालखंडों में निर्मित एक अन्य पर्वत हुआ करता था जिसका नाम था ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है। नेक्स्ट है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका या उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। इसका निर्माण टर्सरी युग के दौरान अल्पाइन पर्वतीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, बी, ए तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैल मलबा ढाल आनुवांशिक रूप से ढाल है? विवर्तनिक, ज्वालामुखी, अपरदनात्मक, उन्नयात्मक। तो अगर हम देखते हैं कि पृष्ठ की जो संरचनाएं होती हैं, भूपृष्ठ की संरचनाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार की होती हैं। ये जो होता है, ये शिखर जो होता है इसका, ये होता है उत्तल। इसको बोलते हैं मुक्त पृष्ठ ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल यानी फ्री फेस। इसके बाद ये सरल रेखीय ढाल, सरल रेखीय ढाल, और ये सबसे नीचे है, ये है अवतल ढाल। इसमें हम देखते हैं कि ये जो शिखर है यानी कि उत्तल जो ढाल है, इसमें अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसका जो मलबा होता है वो नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। इसका अपक्षय अपर्दन होगा उत्तल ढाल का, और वो मलबा नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। अपक्षय और अपरदन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश की वजह से दिन के समय तापमान बढ़ता है तथा रात्रि के समय तापमान कम होने की वजह से चट्टानों में फैलाव तथा सिकुड़न उत्पन्न होता है।
जिसके लंबे कालखंडों के बाद चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना प्रारंभ हो जाता है। बाद में बादलों के निर्माण से वर्षा होता है और वर्षा होने से जो मलबे होते हैं वो उत्तल ढाल से सरक करके नीचे की तरफ आते हैं और ये जो हमारा मुक्त पृष्ठ है यानी कि फ्री फेस है, यहाँ पर ये तेजी से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर चूंकि ढाल एकदम लंबवत है तो इसलिए यहाँ पे रुकते नहीं हैं, सरल रेखीय ढाल से होते हुए ये आकर के यहाँ जमा होना शुरू करते हैं। तो ऊंचे भागों के कटाव की क्रिया से जो अवनयन का जो भाग है वहाँ पे यहाँ पे मलबे का जमाव होना शुरू हो जाता है और उन्नयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शैल मलबा ढाल आनुवांशिक रूप से उन्नयात्मक ढाल है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। एक तरफ है नदीय जलीय समुद्री तरंगें, सरिता हिमी जलीय हिमानी, पर हिम नदी, सेकंड तरफ है टोम्बोलो, पिंगो, संरचनात्मक सोपान, हिमधौत मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नदी जलीय जो है ये इससे जो है संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों से टोम्बोलो का निर्माण होता है। सरिता हिम या जलीय हिमानी से हिमानी धौत मैदान का निर्माण होता है। पर हिम नदी से पिंगों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम एक एक को देखते हैं। संरचनात्मक सोपान क्या होता है कि नदीकृत अपरदन द्वारा नदी के किनारे के जो भाग होते हैं वो मुलायम या कठोर होते हैं। तो जो मुलायम भाग होते हैं धीरे धीरे उसमें अपरदन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सीढ़ी नुमा एक संरचना का विकास हो जाता है जिसे संरचनात्मक सोपान कहते हैं। टोम्बोलो को देखते हैं। टोम्बोलो क्या है? टोम्बोलो मान लेते हैं कि ये कोई द्वीप है और यहाँ पे कोई उच्च भूमि है। उच्च भूमि, तट भी कह सकते हैं, ये उच्च भूमि। तो सागरों के द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा लाए गए कंकड़, बजरी इत्यादि का जमाव इन क्षेत्रों में होना शुरू हो जाता है और होता क्या है कि इससे यहाँ पर ये रोध या रोधिका का निर्माण हो जाता है। रोध या रोधिका का निर्माण हो जाता है। इसके फलस्वरूप जो रोध या रोधिका का जो निर्माण होता है सागरीय लहरों के निक्षेपण के द्वारा, इसी को टोम्बोलो कहा जाता है। तो टोम्बोलो का जो परिभाषा है कि सागरीय लहरों द्वारा लाए गए कंकड़, बजरी इत्यादि के जमाव के फलस्वरूप नदी के किसी उच्च स्थल से जोड़ने वाले रोध या रोधिका को टोम्बोलो कहा जाता है। यानी कि टोम्बोलो क्या है कि सागरीय लहरों द्वारा लाए गए कंकड़, बजरी इत्यादि के जमाव के फलस्वरूप द्वीप को, यानी इस द्वीप को उच्च स्थल से जोड़ने वाले रोध या रोधिका को टोम्बोलो कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई का किलायु या किलाउआ सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो किलाई या किलाउआ जो ज्वालामुखी है ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अभिसारी प्लेट पे है, अपसारी प्लेट पे है, महासागरीय सागरीय प्लेट अभिसारी सीमा पर है कि मेंटल प्लूम भूप्रवार प्रेक्षक पे है। अभिसारी सीमा क्या होता है? यानी कि अगर दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं
तो प्लेटें जब आएंगी तो आपस में टकराएंगी, तो इन प्लेटों को अभिसारी सीमा कहा जाता है। इन्हें विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। इससे पर्वत निर्माण की क्रिया होती है। उत्तरी अमेरिका और प्रशांत के आपस में उत्तरी अमेरिका और प्रशांत के आपस में टकराने से जैसे रॉकी का पर्वत का निर्माण हो रहा है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के आपस में दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागर टकराने से एंडीज पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अभिसारी सीमा। अपसारी सीमा में एक्चुअली होता क्या है कि प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। इसको रचनात्मक किनारा कहा जाता है। नए भूपृष्ठ का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक में नए भूपृष्ठ का निर्माण हो रहा है। थर्ड है महासागरीय प्लेट अभिसारी सीमा। महासागरीय प्लेट, चूँकि महासागरीय जो प्लेटें होती हैं वो बेसाल्ट की बनी होती हैं, लेकिन जो प्लेटों में गति पाई जाती है, तो जो प्लेटें भारी होती हैं उनका क्षेपण होता है, हल्की प्लेटें ऊपर की तरफ जाती हैं। भारी प्लेटों का क्षेपण होता है, हल्की प्लेट ऊपर की तरफ आती है। तो जहाँ पे महासागरीय प्लेटें आपस में अपसरित होती हैं, उन जगहों पर द्वीपों का भी निर्माण होता है और पर्वतों का भी निर्माण होता है, या जिस प्लेट की गति ज़्यादा होती है उसका क्षेपण होता है। और अब हम देखते हैं मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम एक्चुअली होता क्या है कि पृथ्वी के नीचे मैग्मा भरा हुआ है, उस मैग्मा चैम्बर से प्लूम ऊपर की तरफ आते हैं, और प्लेटों में जहाँ पर विखंडन हो गया होता है या इनकी वजह से भी विखंडन हो सकता है, तो जो प्लूम ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, मेंटल से प्लूम ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, उसको मेंटल प्लूम कहा जाता है। और इनका एक अपना चक्रीय क्रम पृथ्वी के मेंटल में जारी रहता है। तो जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप का जो किलाऊ है वो मेंटल प्लूम पर अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेंटल प्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अपक्षय की कौन सी क्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? पहला है कार्बोनेटीकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है जल योजन, चौथा है सिलिका पृथक्करण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकरण। होता क्या है कि नमी प्राप्त करके जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड में बदल जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसके कारण लोहा में जंग लगने लगता है या गलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद अधिक महत्वपूर्ण थे भूगर्भिक काल में, यानी किस भूगर्भिक काल में हिमनद ज़्यादा महत्वपूर्ण थे? पहला है टर्सरी काल, दूसरा है प्लिस्टोसीन काल, तीसरा है ईओसीन काल, चौथा है पर्मियन काल। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लिस्टोसीन काल। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिमचादर की स्थिति थी, इसलिए इस युग को महान हिमयुग कहा गया है। प्लिस्टोसीन काल को महान हिमयुग कहा गया है। तो आंसर क्या होगा? प्लिस्टोसीन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक तरफ बुक दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, द अर्थ, द अनस्टेबल अर्थ, इसको मैच करना है। एक C.A. किंग, जेफ्रीज, S.C. किंग, J.A. स्टीयर्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ये बुक जो है ये C. किंग का है। टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी ये C.A. किंग्स का है। द अर्थ बुक ये जेफ्रीज का है। द अनस्टेबल अर्थ J.A. स्टीयर का है। इस पर इसका करेक्ट आंसर होगा A। तो इसी तरह के अन्य भूगोल विषय से संबंधित इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जियोस्फीयर एकेडमी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।